गुस्से में उफनते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। असल बात तो ये है कि यह लुच्चा कभी उनके बेस पर पहुंचा ही नहीं था। इसने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है हमसे। हो गया ना तेरा, अब इसे उठाकर बाहर फेंको। अमन के कहने पर दोनों गुंडे एक बार फिर कोशी की तरफ बढ़ने लगे। कोशी का गला सूखने लगा। वो सक पकाकर बोला, नहीं बॉस, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। उन लोगों ने अमृत फल तैयार कर लिया है। मैंने चोरी से अपना ड्रोन उनके बेसमेंट पर भेजा था। 3 लोगों ने मेरे सामने एक एक करके अमृत फल को छगा, जिसके बाद उनके शरीर में अपार ताकत आ गई। अभी मैं उनकी लैब का पता लगा पाता, तब तक उन्हें मेरे ड्रोन का पता लग गया था। ड्रोन को तो उन्होंने वहीं तोड़ दिया, लेकिन मैं निकल भागा। सुकेश भी अपनी जगह पर दंग खड़ा था। कोशी की बात खत्म होने के बाद उसने बेहद गंभीरता से कहा, ऐसा हो भी सकता है बॉस, उनके पास दुनिया भर की एडवांस मशीन है। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट्स को किडनैप करके एक बेहतरीन टीम बना रखी है उन लोगों ने। और फिर मरता हुआ आदमी भला झूठ क्यों बोलेगा? कोशी सुकेश की बात पर सिर हिला हिलाकर हामी भरने लगा। अमन ने कुछ सोचकर कहा, अगर ऐसी बात है सुकेश, तो हमें जल्द से जल्द एक्ट करना होगा। हमें किसी भी कीमत पर उन लोगों को रोकना है और फीनिक्स को बचाना है। अगर उन्होंने अमृत फल बना लिया है तो अब इमॉर्टल्स की फौज बनाने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनो सारिका। यस बॉस, सारिका ने तनकर जवाब दिया। अमन उसे समझाने लगा, तुम कुछ आदमी लेकर मिशन के लिए निकल जाओ, सुकेश के साथ टच में रहना, और तुम दोनों मुझे समय समय पर अपडेट करते रहना। मुझे यहाँ आने का भी कम ही टाइम मिलेगा, क्योंकि अब मैं एक नए मिशन पर लग गया हूँ। सखी। अमन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक पड़े और एक दूसरे को देखने लगे। सबको नजरअंदाज करते हुए अमन ने आगे कहा, अब तुम लोग निकलो, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। ये बोलकर अमन फौरन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अमन के चले जाने के बाद कोशी को वापस कमरे में भेज दिया गया और सारिका सुकेश के साथ बातचीत करने लगी। वह हैरतंगेज ढंग से बोली, यार सुकेश, एक बात बताओ, यहाँ पूरी इंसानियत खतरे में है, लेकिन बॉस को अचानक कौन सा काम आ गया? या आखिर कौन सा मिशन है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? सुकेश ने सारिका के ऊपर एक नजर डाली और एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर भला और कौन सा काम हो सकता है सारिका? सच पूछो तो इस दुनिया को प्यार की ही जरूरत है, हथियार की नहीं। इस दुनिया को शांति की जरूरत है। ये बोलकर सुकेश चल पड़ा, मगर सारिका ने उसे फौरन टोक दिया। अरे यार, कम से कम तुम तो पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना क्या बात है? सुकेश ने चलते चलते ही जवाब दिया, बॉस ने शादी कर ली है ना, वह भी शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की से। इसीलिए आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। अब चलो, हमें अपना काम करना है, बॉस को अपना काम करने दो। इधर आर्ट गैलरी में एक लड़का काफी देर से दिव्या और प्रीति के चक्कर काट रहा था। वे दोनों जिस भी पेंटिंग के पास जाती थीं, वह उनके पीछे पीछे पहुंच जाता था। प्रीति ने दिव्या को कोहनी मारकर धीरे से कहा, यार, ये चोमू तो कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा है, बात कर लेना इससे। अरे हट! दिव्या ने फौरन प्रीति को कसकर डांट दिया। तू क्यों नहीं हेलो बोल देती? मेरी तो शादी हो चुकी है, पर तू तो शादीशुदा नहीं है ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक तो ये मिस्टर मजूमदार पता नहीं कब आएंगे, इसीलिए मैं किसी पब्लिक प्लेस में जाना पसंद नहीं करती ना। दिव्या की इस बात पर प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी जबरदस्त थी कि पीछे खड़ा वह लड़का भी चौंक कर देखने लगा। प्रीति फिर धीमी आवाज में बोली, गलती उसकी नहीं है मैडम, अब जहाँ शक्कर होगी मक्खियां भी तो वहीं आएंगी ना। तू है ही इतनी सुंदर कि तुझे एक बार जो देखे वह देखता ही रह जाता है। दिव्या अब भी कोई बढ़िया पलटवार कर पाती, इससे पहले ही एक आवाज उसके कान में पड़ी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दिव्या पलटी तो सामने वही लड़का दांत निकाले खड़ा था। प्रीति तो आफत देखकर फौरन किनारे हट गई, मगर दिव्या कड़क लहजे में बोली, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना अभी बुलाती हूँ सिक्योरिटी को। दिव्या का यह रौद्र रूप देखकर बेचारे लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सक पकाते हुए बोला, सो सॉरी मैम, मैं तो बस
आपसे दोस्ती करना चाहता था, सॉरी। इसके बाद तो वह लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। उसके जाते ही दिव्या और प्रीति पेट पकड़कर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद वे दोनों टहलते हुए मॉडर्न आर्ट के सेक्शन में दाखिल हुई। ठीक उसी समय जोर का शोर उठा और सभी लोग एंट्रेंस की तरफ भागने लगे। दिव्या ने चौंक कर पूछा, अरे यह क्या हो रहा है? सब लोग कहां भागे जा रहे हैं? एक लड़की जो बगल से गुजर रही थी वह बोली, अरे पीसी मजूमदार आ गए हैं ना, सब लोग उनको ही देखने पागल हुए जा रहे हैं। ये खबर देकर वह लड़की तो 9-2-11 हो गई, मगर दिव्या के दिल में तूफान उठने लगे। वह फौरन चहककर प्रीति से बोली, प्रीति चलना, जल्दी चल, वरना फिर भीड़ हो जाएगी। तुझे ऑटोग्राफ भी लेना है ना? मगर प्रीति का जवाब नहीं आया। दिव्या ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मगर प्रीति वहां थी ही कहां जो जवाब देती। वह तो पहले ही फरार हो चुकी थी। दिव्या भी प्रीति को कोसती हुई उसके पीछे पीछे भागी। गैलरी के आयल में भागम भाग मची हुई थी। लोगों ने और खास करके लड़कियों ने पेंटर पीसी मजूमदार को घेर रखा था। उनके साथ लगी हुई सिक्योरिटी लोगों को दूर रखने की भरसक कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद आर्ट के शौकीन लोग उनके ऊपर गिरे जा रहे थे। इस भीड़ से अलग प्रीति एक पर्दे के पीछे खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। वह चारों तरफ नजर घुमाने के बाद बोली, मैं उसे लेकर आ तो गई हूं, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम संभालो। डोंट वरी। दीग पर्दे के पीछे खड़ा वह आदमी बोला। प्रीति जल्दी जल्दी बाहर निकल आई और ठीक तभी सामने दिव्या को देखकर उसका कलेजा बैठ गया। भीड़ के बीच से होते हुए दिव्या उसकी तरफ ही आ रही थी। नजदीक आकर वह शिकायती लहजे में बोली, यार तूने तो कहा था कि तू इनको बहुत अच्छी तरह से पहचानती है, फोटो खिंचवाने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो एक झलक भी देखने को नहीं मिल रही। अरे मुझे क्या पता था यार कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। ये नए नए दीवाने आशिक पैदा कहाँ से हो रहे हैं। तू रुक जा, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाती हूँ। साईं। भीड़ में जगह बनाते हुए मिस्टर मजूमदार मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए तो कोई उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए मरा जा रहा था। अचानक एक जानी पहचानी आवाज दिव्या के कानों में गूंजी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यह आवाज सुनते ही दिव्या का दिल बैठ गया। उसने डरते डरते पलट कर देखा तो ईशान परिहार को अपने सामने खड़ा पाया। कल दिव्या से जलील होने के बावजूद ईशान के चेहरे पर आज भी वही मुस्कान थी। वह बोला, डोंट वरी, मैं खूबसूरत लड़कियों की बात का बुरा नहीं मानता, और फिर तुम तो मेरा चाइल्डहुड क्रश हो। ईशान के होते हुए तुम्हें यहाँ तक के धक्के खाने पड़े, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। भीड़ आगे निकल गई थी और प्रीति भी उन दोनों के साथ पीछे छूट गई थी। वह बहुत इंटरेस्ट लेकर दोनों की बातचीत सुन रही थी। दिव्या ने फौरन मुंह बनाकर जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है प्रीति, चलो यहाँ से। कहकर दिव्या ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। प्रीति एकदम से घबरा गई और सक पकाते हुए बोली, अरे यार दिव्या, क्या बात हो गई यार, कहाँ जा रही है? एकदम से भागकर ले लेते हैं ना एक फोटो। दिव्या ने कुछ दूर पर खड़े ईशान को देखा और प्रीति से फुसफुसाकर बोली, क्या कहा था तूने कि ईशान नहीं आएगा यहाँ पर? तो फिर यह पीछे कौन खड़ा है? तेरा ससुर या तेरा दामाद? कल इसने जो कुछ भी तमाशा किया है वह कम था क्या, जो आज फिर से मौका दे रही है? चल घर चलते हैं। सुकुशियू, मैं नहीं जा रही कहीं। प्रीति अपनी जगह पर अड़ गई और बेरुखी से बोली, मैं यहाँ मिस्टर मजूमदार से मिलने के लिए आई हूँ, तो उनसे मिलकर ही जाऊंगी और तुझे भी नहीं जाने दूंगी। अब ठीक है ना यार, मुझे भी नहीं पता था कि वह यहाँ आएगा सच्ची। गॉड प्रॉमिस। अच्छा छोड़ इसको, चल हम चलते हैं मिस्टर मजूमदार के पास। मैं ट्राई करती हूँ अपना पास दिखाकर, शायद हमें मिलने का मौका मिल जाए। इतनी देर में ईशान भी चलता हुआ उनके नजदीक चला आया था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अपने की पर वह शर्मिंदा है। बेहद गंभीर लहजे में वह धीरे से बोला, कोई बात नहीं दिव्या, अगर तुम साथ नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। दरअसल गलती मेरी ही है। कल तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो मुझे जिंदगी भर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, प्यार मजबूर कर देता है। हाँ
तो अब दिव्या की मजबूरी समझो और प्लीज इसे अकेला छोड़ दो। एक शादीशुदा लड़की को इस तरह छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ईशान ने हंसते हुए एक नजर दिव्या पर डाली और बोला, शर्म तो नहीं आती है, लेकिन तरस आता है प्रीति। अमन की इनफॉर्मेशन निकलवाई थी मैंने। पता नहीं दिव्या की आंखें फूट गई थीं या इसकी किस्मत फूटी थी जो उसने अमन जैसे लड़के का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें शायद मेरी बातों से मिर्ची लग रही होगी दिव्या, लेकिन सच यही है, लंगूर के हाथ में अंगूर अच्छे नहीं लगते। तुम प्रिंसेस हो और प्रिंसेस को प्रिंस के साथ होना चाहिए, नौकर के साथ नहीं। ये सुनते ही दिव्या का खून खौल गया। वह तमतमा कर बोली, बस ईशान, अब इसके आगे अगर एक शब्द भी तुमने मेरे पति के अगेंस्ट बोला ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हटो, निकल जाओ मेरे सामने से। सुकरी दिव्या ने केवल ईशान पर हाथ ही नहीं उठाया था, वरना उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ईशान एक पी की हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया और प्रीति दिव्या को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहां चल पड़ी जहां मिस्टर मजूमदार बैठे थे। उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। प्रीति भी इसी भीड़ के बीच जगह बनाने लगी। गैलरी में भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई पीसी मजूमदार से मिलना चाहता था। अचानक दिव्या को तलाश करता हुआ अमन गैलरी में पहुंच गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था और इसी भीड़ में उसे दिव्या को ढूंढना था। अचानक तालियों का एक सिलसिला शुरू हुआ और अगले ही पल पीसी मजूमदार स्टेज पर आकर खड़े हो गए। अमन भी मुस्कुराकर देखने लगा। मिस्टर मजूमदार ने बोलना शुरू किया, हेलो फ्रेंड्स, आपका यह प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो आपका यह प्यार ही मेरी प्रेरणा है, जो मेरी पेंटिंग्स में उतरकर मेरे आर्ट वर्क को जिंदा कर देता है। ये फंक्शन बेहद शानदार है और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा अच्छे, लेकिन हमें कुछ काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं, इसलिए मैं हर किसी से पर्सनली नहीं मिल सकता। कहते कहते मजूमदार ने एक पॉज लिया और फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठी। वह एक धीमी मुस्कुराहट के साथ आगे बोले, हाँ लेकिन एक मिनट, मैं आप लोगों को एक शख्स से जरूर मिलवाना चाहूंगा, मेरा वह काबिल दोस्त जिसने मुश्किल समय में मेरी बहुत मदद की है और इस समय इसी हॉल में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर अमन शर्मा की। अमन, प्लीज यहां आ जाओ। मजूमदार ने सामने खड़े अमन को देखकर इशारा किया तो सबकी निगाहें फौरन अमन की तरफ घूम गई। दिव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रीति हैरान थी, जबकि ईशान स्टेज के नीचे खड़ा होकर दांत पीस रहा था। अमन मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलकर स्टेज पर पहुंच गया। मिस्टर मजूमदार से हाथ मिलाकर उसने माइक लेते हुए कहा, अगर कोई दिक्कत ना हो। अरे श्योर। अमन की पीठ थपथपाते हुए मिस्टर मजूमदार ने माइक उसके हवाले कर दिया। अमन ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, दिव्या देखो, मैं जानता हूं कि तुम इस हॉल में मौजूद हो। अगर तुम मुझे सचमुच सुन रही हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी। प्लीज अब गुस्सा मत करना, वरना मैं मिस्टर मजूमदार से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अमन के इतना बोलते ही चारों तरफ ठाके लगने लगे। अमन ने माइक मजूमदार को लौटाया और 2-4 बातें करके स्टेज से उतर आया। दिव्या एक कोने में खड़ी होकर यह करिश्मा देख रही थी। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बगल में खड़ी प्रीति को देखकर वह चहकते हुए बोली, देख लिया ना तूने, या अब और भी कुछ देखना बाकी है? तू कहा करती थी ना कि अमन तुझे नॉर्मल नहीं लगता। हाँ, नहीं है वह नॉर्मल, क्योंकि वो स्पेशल है। मना दिव्या। ठीक उसी समय अमन की आवाज दिव्या के कानों में पड़ी। दिव्या ने पलट कर देखा तो अमन सामने खड़ा था। वह बोला, अब माफ कर दो ना, देखो देखो मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी ले आया हूं, मैं पवित्र हूं। दिव्या का चेहरा फूल की तरह खिल उठा, मगर पीछे खड़ी प्रीति जल भुनकर राख हो गई थी। अमन ने धीरे से पूछा, तुम चाहो तो हम एक डेट पर चल सकते हैं, पेमेंट मैं कर दूंगा। अमन के इस सवाल पर जाने क्यों दिव्या की आंखें छलक उठी। अमन की भोली सूरत देखकर उसने तपाक से कहा, मैं तुम्हें ऑलरेडी माफ कर चुकी हूं, लेकिन डेट पर तो लेकर चलना पड़ेगा। पहले मिस्टर मजूमदार के साथ एक फोटो करा दो। क्या है अमृत फल का राज और अमन किस फीनिक्स को बचाने की बात कर रहा है? क्या अमन अपने मकसद में कामयाब होगा?
क्या दिव्या और अमन के बीच में सब कुछ वाकई ठीक हो गया है या यह किसी तूफान से पहले की शांति है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट एफएम ऐप पर।